हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी पर। कल के वीडियो में हमने एसएचजी से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम एनजीओ से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपीएससी के पीवाईक्यूज में आ रखे हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये टॉपिक आता कहाँ पर है? यह टॉपिक जो GS2 का पार्ट है गवर्नेंस, उसका सब टॉपिक है और इसके कुछ क्वेश्चन जो GS4 है उसमें भी देखे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को कैसे मजबूत किया जा सकता है? प्रमुख बाधाओं पर प्रकाश डालकर विवेचना करें। तो इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग तो है कि किस प्रकार से एनजीओ को मजबूत बनाया जा सकता है जिससे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विकास कार्यों में उसकी भूमिका और अधिक सुनिश्चित हो सके। और इस प्रश्न का दूसरा भाग है कि इसमें जो कौन कौन सी बाधाएं सामने आ रही हैं। तो हम यहाँ पर अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम इंट्रो में एनजीओ की परिभाषा के साथ अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। इंट्रो में हम बता सकते हैं कि एनजीओ क्या है, एनजीओ किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि एनजीओ क्या है? एक स्वतंत्र इकाई है जो सरकार से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। गैर सरकारी संगठन हो गया यानी कि सरकार से इसका संबंध नहीं होता है और इसका उद्देश्य वकालत करके परियोजना और सेवाओं के माध्यम से सामाजिक, पर्यावरणीय या मानवीय मुद्दों को संबोधित करना है। यह तो होगी एनजीओ की परिभाषा, हमारा इंट्रो। अब मेन बॉडी में हम क्या बताएंगे? सबसे पहले मेन बॉडी में हम सबसे पहले यहाँ पर भूमिका बता देंगे एनजीओ की क्या क्या भूमिका है एनजीओ निभाता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है सामुदायिक विकास और सशक्तिकरण में पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता हो गई, आपदा राहत और मानवीय सहायता होगी, शिक्षा और कौशल विकास हो गया, हेल्थ केयर और चिकित्सा सेवाएं होगी, ग्रामीण विकास और आजीविका संवर्धन। जैसे यहाँ पर एनजीओ के कार्य दिए गए हैं। एनजीओ निम्न भूमिकाएं अदा करता है और इसके साथ ही प्रत्येक पॉइंट के साथ यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है। तो आप इन एग्जाम्पल को अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं यहीं से। तो सबसे पहले हमने एनजीओ की भूमिका बता दी यहाँ पर और साथ में यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे सेवा संगठन हो गया या फिर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित होता है, शिक्षा और कौशल विकास के लिए जो प्रथम एनजीओ हो गया, हेल्थ केयर और चिकित्सा सेवाओं में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हो गई, महिला सशक्तिकरण नन्ही कली हो गया। इस प्रकार के एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस प्रश्न में जो मेन पॉइंट पूछा गया था वो ये था कि हम पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विकास कार्यों के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को निम्न प्रकार से मजबूत किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला पॉइंट है क्षमता निर्माण करके, एनजीओ को और अधिक सुदृढ़ बना के, एनजीओ की और अधिक क्षमता निर्माण करके हम जो एनजीओ का है और अधिक भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गैर सरकारी संगठनों के तकनीकी, प्रबंधकीय और संगठनात्मक कौशल को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना, जिससे क्या है कि एनजीओ और अधिक क्षमता के साथ कार्य कर सके और अपने जो उद्देश्य है उनको पूरा कर सके। और एनजीओ के पास क्या होती है? फंडिंग की कमी होती है, जिसके कारण क्या होती है वो अपने विकास कार्यों को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर सकता। तो उनको और अधिक वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाए जिससे एनजीओ अपने कार्यों को सही से संचालित कर सके और एनजीओ के साथ जो सरकार का है उसका सहयोग बढ़ाया जाए, जिसके कारण क्या हो सके एनजीओ और सरकार मिलकर दोनों पर्यावरण संरक्षण के कार्य हैं वो संचालित कर सके और एनजीओ के साथ अधिक से अधिक लोगों का जुड़ाव किया जाए, जिसके कारण क्या हो सके एनजीओ और अधिक बड़ा हो सके और बड़े स्केल्स पे अपना कार्य कर सके। और क्या किया जाए? डेटा और अनुसंधान किया जाए कि भाई एनजीओ के अंदर क्या कमियां हैं या एनजीओ और कैसे अधिक अपने कार्य को बेहतर बना सकता है। इस प्रकार के डेटा और अनुसंधान के माध्यम से एनजीओ को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। एनजीओ की जो भूमिका है उसको मजबूत किया जा सकता है और एनजीओ को कानूनी और नीतिगत समर्थन प्रदान किया जाए। जैसे जो वन और पर्यावरण के लिए कानूनी पहल है सरकार की, जो पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाले विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को कानूनी सहायता और समर्थन प्रदान करता है। इस प्रकार की कानूनी और नीतिगत समर्थन देके एनजीओ की जो भूमिका है उसको और अधिक मजबूत किया जा सकता है और एनजीओ के अंदर नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, जिसके कारण क्या हो सके एनजीओ नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने जो कार्य हैं उनको बेहतर बना सके और अपनी भूमिका को मजबूत कर सके। तो ये तो था प्रश्न का पहला पार्ट कि निम्न उपाय करके जो एनजीओ है उसको मजबूत बनाया जा सकता है, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। आप सारे एग्जाम्पल को यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और प्रश्न का दूसरा भाग था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में गैर सरकारी संगठनों की प्रभावी भूमिकाओं में क्या बाधाएं हैं। तो यहाँ पर ये बाधाएं लिखी गई हैं। जैसे जो एनजीओ के पास संसाधनों की कमी है, संसाधनों की कमी होने से क्या हो सकता है
जो एनजीओ है वो कुछ समय तक कार्य कर पाते हैं, उसके बाद वो अपने जो कार्य है उनको बंद कर देते हैं या एनजीओ का कार्य ठप पड़ जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाले 60% एनजीओ व्यक्तिगत दान और धन जुटाने की गतिविधियों पर निर्भर थे। उनको कहीं से फंडिंग नहीं मिल रही थी, बाहर से विदेशी फंडिंग वगैरह, वो सिर्फ जो व्यक्तिगत दान है उससे अपना कार्य को संचालित कर रहे थे। यह दर्शा रहा है कि जो एनजीओ के पास है वो संसाधनों की कमी है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो नौकरशाही चुनौतियां होगी कि एनजीओ को जल्दी से जो अपने कार्यों के लिए प्रशासन या नौकरशाही की तरफ से जल्दी से अनुमति नहीं मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, एनजीओ अपने कार्य को सही से संचालित नहीं कर पाता है या समय पर संचालित नहीं कर पाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, सीमित जागरूकता का अभाव है। जो एनजीओ है उनके पास ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वो वहां पर सुचारू ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, 2018 में सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एनजीओ को। और चौथा पॉइंट है कि एनजीओ के अंदर क्या है, राजनीतिक हस्तक्षेप देखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एनजीओ पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाते हैं। और कई एनजीओ क्या करते हैं, सिर्फ राजनीतिक रूप से संचालित होते हैं। एनजीओ का उद्देश्य होता है वो वास्तव में पर्यावरणीय संरक्षण का उद्देश्य ना होकर राजनीतिक जो प्रतिद्वंदता होता है वह उसका मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार से सरकार का कोई कार्य है उसको रोड़ा देके अटकाना है। जैसे बहुत सारी जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं वो एनजीओ का सहारा लेके जो सरकार के प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे रोड का प्रोजेक्ट हो गया या फिर कोई परमाणु संयंत्र का प्रोजेक्ट हो गया या फिर कोई डैम का प्रोजेक्ट हो गया, इस प्रकार के प्रोजेक्ट को एनजीओ के माध्यम से रोकने का कार्य करते हैं। तो ये भी एक एनजीओ के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप की बाधा को देखा जाता है। और क्या है, एनजीओ के अंदर बाधाएं हैं जो स्थिरता संबंधी चिंताएं हैं। जैसे 2017 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर द्वारा किए गए जिनमें बताया गया कि उनमें से जो एनजीओ लगभग 25% ने स्थापना के 3 साल के भीतर ही परिचालन बंद कर दिया गया। जो एनजीओ के अंदर क्या है, फंड की कमी है। तो फंड की कमी के कारण क्या हो रहे हैं, एनजीओ जल्दी से बंद हो जा रहे हैं। जो जिस उद्देश्य के साथ एनजीओ आते हैं वो उद्देश्य अपना पूरा करने से पहले ही एनजीओ बंद हो जाते हैं। और छठा पॉइंट है कि नियामक पर्यावरण, जो रेगुलेशन एनवायरनमेंट होता है। जैसे 2017 के अंदर एनजीओ के अंदर कुछ गड़बड़ियों को देखते हुए लगभग 19,000 एनजीओ को फॉरेन फंडिंग से बाहर कर दिया गया। तो ये किसकी है, नियामक एनवायरनमेंट की जो समस्या है जो कि एनजीओ के कार्य में बाधा बनकर आ रही है। कंक्लूजन में हम केस स्टडी वाइज बता सकते हैं कि किसी सरकार की जो परियोजना है, किसी स्टेट गवर्नमेंट की जो परियोजना है, जैसे जो केरल सरकार की स्वैच्छिक कार्यवाही क्षमता वृद्धि योजना है, वह एनजीओ को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए संचालित की जाती है और जो एनजीओ है उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। तो इस प्रकार के प्रोग्रेसिव कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 1976 के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तपोषण को नियंत्रित करने वाले नियम में हाल ही में किए गए परिवर्तनों की आलोचनात्मक जांच कीजिए। यह प्रश्न 2015 में आया था। तो 2015 के अंदर क्या किया गया था, एफसीआर एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस लाए गए थे, जिनके कारण जो एनजीओ है उनके विदेशी वित्तपोषण को नियंत्रित किया गया। तो इससे एनजीओ पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुए, क्या नेगेटिव इफेक्ट हुए, उसको हमें यहाँ पर बताना था। तो यह प्रश्न 2015 में आया था, बट वो उस टाइम का करंट का इश्यू था तो प्रश्न बनकर आया था। और उसके बाद 2020 के अंदर वापस एफसीआर एक्ट के अंदर चेंजेस लेके आई थी सरकार। तो हम यहाँ पर जो 2020 के जो चेंजेस है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ना कि 2015 वाले चेंजेस को। तो प्रश्न कह रहा है कि जो एफसीआर एक्ट के अंदर चेंजेस लाई उसके कारण जो एनजीओ के विदेशी वित्तपोषण में परिवर्तन किए गए उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब यहाँ पर आया है आलोचनात्मक जांच। आलोचनात्मक जांच का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को बताना है। यहाँ पर आलोचनात्मक जांच का मतलब होता है कि वहां पर हमें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों के बारे में यहाँ पर बताना होता है। तो यहाँ पर अब जो चेंजेस लाए थे उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो हम इस प्रश्न की शुरुआत कैसे करेंगे, इसका इंट्रो कैसे लिखेंगे। हम इंट्रो में जो एफसीआर एक्ट है 1976 उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि उसका उद्देश्य क्या था, उसको किस कारण से लाया गया था। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि एफसीआर एक्ट 1976 को आपातकाल के दौरान इस आशंका के बीच लागू किया गया था कि जो विदेशी ताकतें हैं वो स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से देश में धन डालकर भारत के मामलों में हस्तक्षेप ना कर सके।
तो ये इसका जो FCRA एक्ट है उसका उद्देश्य था। तो इस प्रकार हम अपने इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की जो मेन डिमांड से पहले हम ये बताएंगे जो FCRA एक्ट है उसमें क्या संशोधन किए गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि जो एनजीओ थे वो 2020 से पहले जैसे कि किसी एनजीओ को 100 रुपए फंडिंग के रूप में मिल रहे हैं तो अपने 50 रुपए वो अपने प्रशासनिक व्यय पे खर्च कर सकता था और दूसरे 50 रुपए अपने जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में खर्च कर सकता था। लेकिन 2020 के बाद जो एनजीओ है वो 20 रुपए ही अपने प्रशासनिक व्यय है उसमें खर्च कर सकता है, जबकि पहले वह 50% व्यय प्रशासनिक व्यय के लिए कर सकता था। तो यह था पहला चेंजेस। दूसरा चेंजेस यहाँ पर क्या लाया गया था, जैसे किसी जो एनजीओ है उसको विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई तो वह 45 दिन के भीतर सरकार को सूचित करेगा कि मुझे इतनी फंडिंग प्राप्त हुई है। और इससे पहले क्या था कि किसी एनजीओ को 30 दिन के अंदर सूचित करना पड़ता था सरकार को। तीसरा चेंजेस क्या लेके आई है सरकार FCRA एक्ट के अंदर, जो पहले क्या था FCRA एक्ट के तहत जो समनीय अपराध थे वह 7 थे और 2020 में चेंज करके उनको 12 कर दिया गया। अब समनीय और गैर समनीय अपराध क्या होते हैं, जैसे समनीय अपराध वो होते हैं कोई केस करने के बाद उस केस को वापस लिया जा सकता है, जैसे जो महिला के उत्पीड़न से संबंधित मामले हो गए या बच्चों से उत्पीड़न से संबंधित जो मामले का जो केस होता है उसको कोई व्यक्ति वापस नहीं ले सकता, तो वो क्या हो गया, गैर समनीय हो गया। अगर कोई केस वापस विड्रॉ करवाया जा सकता है तो उसे क्या बोलते हैं, समनीय बोलते हैं। और चौथा संशोधन क्या लाया गया कि जो अधिनियम के तहत केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को या किसी एनजीओ को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र त्यागने का आदेश दे सकती है कि भाई अब आपका जो एनजीओ है वो मान्य नहीं है, जो उसका पंजीकरण है उसको रद्द कर सकती है। तो ये चेंजेस सरकार 2020 के अंदर लेकर आई थी। अब यहाँ पर हमें जो आलोचनात्मक परीक्षण करना है कि इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहे। तो यहाँ पर लिखे गए हैं सकारात्मक बिंदु और नकारात्मक बिंदु। जैसे पहला सकारात्मक पॉइंट क्या है कि जो एनजीओ हैं उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुई। कैसे वृद्धि हुई, जो 2020 में संशोधन किया गया उसके अंदर एनजीओ के लिए एसबीआई की जो दिल्ली की शाखा है उसके अंदर बैंक खाता खोलने के लिए अनिवार्यता कर दी गई कि जो एनजीओ को है फंडिंग है वो जो दिल्ली में उनका खाता होगा उसी के थ्रू की जा सकती है। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो एनजीओ को कितनी फंडिंग मिल रही है और जिससे सुनिश्चित हो सके कि एनजीओ किस प्रकार से सामाजिक प्रभाव लाने का कार्य कर रहा है। तो यह एनजीओ की पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि करेगा। दूसरा क्या है, इसका सकारात्मक पॉइंट क्या है कि जो फंडिंग है उसका समुचित उपयोग होगा, उत्तम उपयोग होगा। पहले जो 50% था वो प्रशासनिक खर्च पर हो जाता था, तो इससे क्या होता था कि जो एनजीओ है वह अपने जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो पेमेंट होती थी वो बहुत ज्यादा रख देता था, जिसके कारण जो एनजीओ का वास्तविक कार्य है वहां पर खर्च के लिए पैसे कम बचते थे। तो अब क्या होगा कि 20% पैसे ही वो प्रशासनिक गतिविधियों पर खर्च कर सकता है, बाकी जो 80% पैसा है उसको जो अपना उद्देश्य है उसको वहां पर खर्च करना उनके लिए अनिवार्य होगा। तो इससे क्या होगा, निधियों का उच्चतम उपयोग होगा। और तीसरा यहाँ पर क्या सकारात्मक बिंदु है कि यहाँ पर जो विदेशी धन का दुरुपयोग होता था भारत के जो मामलों के अंदर वह अब कम होगा, क्योंकि इससे सरकार क्या कर सकती है, किसी एनजीओ की जो मान्यता है उसको रद्द कर सकती है। तो ये तो हो गए सकारात्मक बिंदु। अब इसके नकारात्मक पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि जो एनजीओ के लिए नौकरशाही बाधाएं अब अधिक होगी, जैसे कि एनजीओ को अपना खाता दिल्ली के एसबीआई शाखा में खोलना पड़ेगा। तो कोई दूर दराज का एनजीओ है, जैसे कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई एनजीओ हो गया, वहां पर एनवायरमेंट के मामलों के लिए कार्य करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, दिल्ली आकर अपने जो पैसों से संबंधित मामलों का देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हो गया, ये एक प्रशासनिक बाधा उत्पन्न हो गई है। और दूसरा नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कोई एनजीओ था वह अच्छे व्यक्तियों को रिक्रूट करता था, अब अच्छे व्यक्तियों को रिक्रूट करने के लिए क्या करना पड़ता था, उनको पैसे अधिक देने पड़ते थे, बट अब वो 20% पैसे ही अपने प्रशासनिक व्यय पे खर्च कर पाएगा, तो वह अच्छे व्यक्तियों को अपने प्रबंधन के लिए नहीं रख पाएगा, जिससे क्या होगा, उसकी प्रशासनिक दक्षता पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और तीसरा नकारात्मक प्रभाव क्या होगा कि सरकार वो मनमाने ढंग से किसी एनजीओ का लाइसेंस निलंबन कर सकता है, राजनीतिक प्रेरित होकर या फिर धार्मिक मामलों से प्रेरित होकर एनजीओ के जो लाइसेंस है उसको रद्द कर सकती है। तो यहाँ पर हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो जो प्रश्न की मेन डिमांड है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जो 2015 के अंदर चेंजेस सरकार लेके आई थी वो हमारे लिए अब कोई काम के नहीं है। हमारे लिए रिलेवेंट थोड़े से है तो वो 2020 वाले हैं, हालांकि वो भी इतने नहीं है क्योंकि 2022 में भी सरकार शायद कुछ चेंजेस लेके आई थी।
अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या दिखा सकते हैं कि जो सरकार है वो हितधारकों से परामर्श करे, इस प्रकार के संशोधन लाने से पहले जो एनजीओ है उनके साथ परामर्श करे, उनसे बातचीत करे और लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाए, या प्रशासनिक सीमा है उसको 20% किया गया है उस पर एक बार सरकार पुनः विचार करे कि भाई जो एनजीओ के लिए प्रशासनिक खर्च है वो थोड़ा और अधिक होना चाहिए, और जो नागरिक समाज है उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाए। तो ये हो गए वे फॉरवर्ड। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर सरकार यह सुनिश्चित करते हुए हाल के एफसीआर परिवर्तनों के संबंध में जो चिंता है उनको दूर कर सकती है और नियामक ढांचे में पारदर्शिता, जवाबदेही को लाकर जो एनजीओ के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में सहायता कर सकती है। तो इस प्रकार के प्रोग्रेसिव कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारतीय शासन प्रणाली में गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका केवल मामूली रही है, इस कथन की आलोचनात्मक जांच कीजिए। यहाँ पर एक वर्ड आया है गैर राज्य अभिनेता। अब गैर राज्य अभिनेता से क्या क्या तात्पर्य है? गैर राज्य अभिनेता के अंतर्गत जो एनजीओ होते हैं वो आते हैं, जो दबाव समूह होते हैं वो आते हैं, और जो मीडिया समूह हो गया, और वे समूह जो सरकार से संबंधित नहीं है वे गैर राज्य अभिनेताओं के रूप में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय शासन प्रणाली में जो ये गैर राज्य अभिनेता हैं इनकी भूमिका है वो सीमित है या कम है। इसको हमें यहाँ पर दिखाना है कि कम क्यों है, या फिर वास्तव में कितनी है, या फिर क्या भूमिका उसने अदा की है, कौन सी उसमें कमियां हैं और किस प्रकार से उसकी भूमिका को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है। तो ये तो होगी प्रश्न की मेन डिमांड। अब हमारे इंट्रो की शुरुआत कैसे करेंगे? इंट्रो में हम हमारे जो गैर राज्य अभिनेता यहाँ पर वर्ड आया है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि गैर राज्य अभिनेता से तात्पर्य क्या है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब मेन बॉडी में हम पहले बता सकते हैं कि जो भारतीय शासन प्रणाली में गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका क्या है, उन्होंने किस प्रकार से भारतीय शासन प्रणाली है उसमें अपनी भूमिका को निभाया है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि नीति की वकालत करके या फिर रिसर्च करके, जैसे जो विज्ञान और पर्यावरण के अंदर एक गैर राज्य अभिनेता है वह पर्यावरण थिंक टैंक है जो पर्यावरण से संबंधित रिसर्च करता है और सरकार को इनपुट प्रदान करता है जिससे सरकार अपनी पॉलिसी को और इफेक्टिव बना पाती है। और दूसरा पॉइंट है कि जो सेवा वितरण है, सर्विस डिलीवरी है, और उनका सर्विस डिलीवरी का क्रियान्वयन करता है। जैसे जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है वो सरकार की नीति थी मिड डे मील, उसको क्रियान्वित करने में सरकार की सहायता करती थी। और तीसरा पॉइंट है कि जो हाशिए पर रहने वाले समूह है उनकी वकालत करता है, उनके लिए जो गैर राज्य अभिनेता है कार्य करते हैं या उनके मुद्दों को सरकार के सामने उठाते हैं। जैसे जो दलित मानवाधिकार पर राष्ट्रीय अभियान है वह दलित अधिकारों पर वकालत करता है। आप यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट के साथ एक एग्जांपल देख सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि जो जमीनी स्तर पर विकास पहल है उनको सुनिश्चित करने का कार्य जो गैर राज्य अभिनेता करते हैं। जैसे जो सेवा है, गुजरात का एक एनजीओ है, वह अनौपचारिक क्षेत्र में जो महिला श्रमिक हैं उनको आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो यह गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका हो गई। और जो गैर राज्य अभिनेता हैं वो आपदा राहत और मानवीय सहायता के कार्य भी करते हैं, और जो सरकार की जो नीतियां होती हैं वहां पर वॉचडॉग की भूमिका भी निभाती है कि सरकार जो नीति लेके आई है वो सही है या नहीं है, उनको क्रिटिसाइज करके या उनके प्रति जो समाज है उसका पक्ष जुटाव करके उनका विरोध करके सरकार को बताती है, सरकार पर दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। और जो गैर राज्य अभिनेता हैं वो समाज के अंदर सहिष्णुता लाने का कार्य करते हैं, जैसे जो विभिन्न धर्मों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने का कार्य हो गया। तो ये तो हो गए जो भारतीय शासन प्रणाली में गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका। अब इनकी भूमिका यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न के अंदर कि जो इनकी भूमिका है वो केवल मामूली रह गई है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि मामूली क्यों रह गई है या मामूली रहने के क्या कारण है। पहला कारण है कि जो गैर राज्य अभिनेता है उनके पास धन की कमी है। दूसरा, यहाँ पर जो गैर राज्य अभिनेता है उनके पास प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है। तीसरा पॉइंट क्या है, भारत के अंदर स्वयं सेवा की संस्कृति की कमी देखी जा रही है, जिसके कारण क्या है बहुत कम लोग ही इस प्रकार के गैर राज्य अभिनेताओं में भागीदारी निभाते हैं। और चौथा पॉइंट है कि जो नियामक वातावरण है वह भी एक बाधा के रूप में आ रहा है गैर राज्य अभिनेताओं के। जैसे जो एफसीआरए नियमों के कथित उल्लंघन के लिए 2017 के अंदर 19,000 से अधिक एनजीओ को विदेशी धन प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो यह जो रेगुलेशन एनवायरमेंट है वह एक बाधा बन के आ रही है, जिसके कारण जो गैर राज्य अभिनेता है वो अपनी भूमिका और अधिक सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। और पांचवा पॉइंट है कि जो गैर राज्य अभिनेता है वो शहरी क्षेत्रों तक ही संकेंद्रित होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनकी कार्य क्षमता होती है वह कम होती है। तो ये क्या है, इनकी फैलाव में असमानता को दिखा रहा है।
तो हम यहाँ पर वे फॉरवर्ड दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से जो गैर राज्य अभिनेता है उनकी भूमिका को भारतीय शासन व्यवस्था है उसमें और अधिक सुनिश्चित किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर पहला पॉइंट देख रहे हैं, मान्यता और समर्थन। जैसे जो पश्चिम बंगाल सरकार है वो एनजीओ के लिए एक समर्पित विभाग की स्थापना की है जो एनजीओ को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। और दूसरा पॉइंट कि जो ग्रामीण क्षेत्रों तक एनजीओ की पहुंच हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों तक गैर राज्य अभिनेताओं की पहुंच हो। और तीसरा पॉइंट है कि जो गैर राज्य अभिनेता है उनमें पारदर्शिता सुनिश्चित हो या फिर सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित हो और गैर राज्य जो अभिनेता है उन तक सूचना की पहुंच हो, जिसके कारण क्या हो वह जो शासन व्यवस्था है उसमें और अधिक भूमिका को निभा सके। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि जो दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक परियोजना है वो एक मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं पर वास्तविक समय डेटा साझा करती है और इस डेटा का गैर राज्य अभिनेता सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करने या सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो गैर राज्य अभिनेताओं को और अधिक जानकारी प्रदान कर उनकी भूमिका को बढ़ाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है कि जो गैर राज्य अभिनेता है उनको सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए ताकि जो वो और अधिक बढ़ चढ़कर इस प्रकार की जो शासन की व्यवस्था है उसमें भूमिका निभा सके। जैसे जो हिमाचल प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ एनजीओ पुरस्कार योजना है जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले एनजीओ होते हैं उनको पुरस्कृत करती है। और पांचवा पॉइंट है कि सक्षम नीति बनाई जाए या सक्षम इकोसिस्टम का निर्माण हो। जैसे जो ओडिशा की आजीविका मिशन योजना है वो स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ को शामिल करने के लिए नीतिगत ढांचा की स्थापना करती है। तो इस प्रकार का इकोसिस्टम बना के जो गैर राज्य अभिनेता उनकी भूमिका को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है। और भी पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे जो क्षमता निर्माण का हो गया या फिर जो गैर राज्य अभिनेता उनकी साझेदारी को मजबूत करना। जैसे जो कर्नाटक सरकार की सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के लिए जो अजीज प्रेमजी फाउंडेशन एनजीओ है उसके साथ सहयोग करती है। तो इस प्रकार से सरकारी सहयोग को बढ़ावा देके जो गैर राज्य अभिनेता है उनकी भूमिका को शासन व्यवस्था में और अधिक सुनिश्चित किया जा सकता है। कंक्लूजन में हम केएसएसडीवाई समाप्त कर सकते हैं। जैसे जो गुजरात में सेवा एनजीओ है या गैर राज्य अभिनेता है वह अपनी भूमिका बहुत अधिक निभा रहा है। तो इस प्रकार इन गैर राज्य अभिनेताओं को और अधिक सहायता देके और अधिक सुदृढ़ बनाकर सरकार इनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में हेल्प करे। तो आप यह पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगी या फिर जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके बैनर पर मिल जाएगी। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।